स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन तक पढ़े थे। आज हम लोग कुछ और इसके आगे बढ़ते हैं। हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप एनसीईआरटी बुक देखे होंगे, तो इसमें यह टॉपिक है। आज उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बारे में सिर्फ एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखो। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके ऊपर में फोकस करो। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ पोर्शन है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और भी बहुत सारे पोर्शन है यहाँ पर। हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता, यानी कि एक्यूरेसी जिसमें नहीं हो उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे अगर एटम के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले लें, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होता है और इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट करते हैं। हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ में हम लोग एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं। फिर से, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली and exactly the position and momentum of an electron or microscopic particle. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेचर का है, बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से आपको दिखेगा नहीं। आप पढ़ने के किसी भी सब्सटेंस को देखने के लिए लाइट का टकरा कर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को देखने के लिए अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, तो माइक्रोस्कोप ही से तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब यहां इससे लाइट स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट कर फिर आग तक पहुंचता है। यहां पर अगर कोई व्यूअर है जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, व्यू कर रहा है, तब ये इसका पोजीशन दिखेगा। अब जरा ध्यान से समझना। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़े हैं कि अगर एनर्जी स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अब सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए अगर हम देखते हैं तो लाइट का जरूरत पड़ता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जैसे ही ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो पहले इसका जो भी वेलोसिटी, पहले इसका जो भी मोमेंटम या पोजीशन रहा होगा, अब इस देखने की वजह से इसका वो चेंज करेगा। यानी कि अब आपको ये तब एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि वो एक्चुअली में वो था किस जगह पर। इसी रिलेशन को मैथमेटिकली हेज़ेनबर्ग के द्वारा दिया गया, एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया गया। उस मैथमेटिकल रिलेशन में बताया गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। अब यहां पर डेल्टा x और डेल्टा p क्या है? जो यहां डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया। डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसी फार्मूले को हम लोग और लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। क्योंकि मोमेंटम में जो भी अनसर्टेनिटी आएगा वो मास की वजह से नहीं आएगा। मास तो किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होता है। तो अगर मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी की वजह से आएगा। यानी कि डेल्टा v अगर कहा जाए कि ये क्या है, इट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का मास निकालना है। h का वैल्यू पता है आपको, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड होता है। पाई एक न्यूमेरल वैल्यू है, इसको आप लेके चलोगे 3.14, यानी यहां कह रहा है कि h/4π ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा।
जब ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है तो अब यहां पर अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ाएंगे तो मोमेंटम का घटेगा और मोमेंटम का बढ़ाएंगे तो पोजीशन का घटेगा। यानी अगर एक्यूरेसी के साथ में पोजीशन पता करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा, और अगर एक्यूरेसी के साथ में मोमेंटम पता करते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगा। यानी कि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक और छोटे से एग्जांपल से, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करना और सारे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करना, ये दोनों एक साथ में संभव नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे हम टीचर लोग क्या करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जहां पर कई बार में आप देखोगे तो बताते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस करोगे, इसके ऊपर में ज्यादा उलझने का जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक आप देखोगे, क्योंकि फिर उसके आगे का स्कोप दिखाई देता है आप लोगों को कि इसके आगे का एप्लीकेशन कितना है। अगर उस पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए जो यहीं पे टॉपिक खत्म हो रहा है, और उस पार्ट पर कम फोकस किया जाए जो आगे भी दूसरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, तब वहां तो उल्टा ही असर हो जाएगा। तो हम टीचर लोग भी वही करते हैं, देखते हैं कि जहां जिस टॉपिक का जरूरत बार बार आने वाला है उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। जो टॉपिक बस यहीं पर, जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां पाली बताया कि इसमें उलझने का कोई जरूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल याद रखो, क्योंकि जनरली जो है वो डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिया हुआ उसको बना लेना है। पोजीशन है तो इसका एंगस्ट्रॉम होगा, मोमेंटम है तो मास इनटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम में रखेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखेंगे, इससे रिलेटेड। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दोगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल मोशन में है, यानी कि उसमें वेलोसिटी है और वो माइक्रोस्कोपिक नेचर है। रीजन ये कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से छोटा नहीं हो सकता, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट किसी एग्जामिनेशन में कितना परसेंट मार्क्स ला सकता है, 100%। 100% से लाना तो पॉसिबल ही नहीं, 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उस पर आते हैं। अगर किसी मैक्रोस्कोपिक का दे दिया, क्रिकेट बॉल का दे दिया, और वहां पर आप डेल्टा एक्स या डेल्टा भी का वैल्यू निकालोगे, तो या तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर से छोटा हो जाएगा, या तो वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से बड़ा हो जाएगा। अब जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व एग्जाम्पल का, उसी को लेके चलते हैं। प्रॉब्लम 2.15, इट इज प्रॉब्लम 2.15। आप बनाओगे इसको पूरा, हम यहां हिंट्स देते हैं। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. Within a distance यानी कि पोजीशन बता रहा है, तो 0.1 angstrom। 0.1 angstrom का मतलब 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर, या इसी को हम लोग 10⁻⁻11 मीटर लिख सकते हैं। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? यानी कि डेल्टा v का वैल्यू पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार से हमें पता है इनका फार्मूला होता है, वी नो डेल्टा x × m × डेल्टा v इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। हमें निकालना है डेल्टा v, therefore delta v would be equal or greater h/4π into delta x into m। अभी तक ये ग्रेटर एंड इक्वल है, लेकिन अब जैसे ही न्यूमेरिकल डाटा पुट करोगे तो इसे आप इक्वल कर दोगे। अब यहाँ h का वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू हो गया 3.14, डेल्टा x का वैल्यू 10⁻⁻11 और m का वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31। अब ये तुम्हारा सोल्व हो जाएगा वैल्यू।
ये आपके बुक का सॉल्व्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आ रहा है 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 8 से कम है, यानी कि इनका अनसर्टेनिटी वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ तक का ये अनसर्टेनिटी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से था। बस आप इतना ही इसको ध्यान में रखिए, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। दूसरे किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है कि वाई, तो वहां पर आप बताओगे कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स शुड नॉट बी स्मॉलर देन लेस देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जो सबसे छोटा पॉसिबल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही है सबसे छोटा, वो 10 टू द पावर -15 है। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये सबसे ज्यादा माना जा रहा है, इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकता है, तो ये इनके बीच में नहीं हो सकता है। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आप बुक देखोगे तो उसमें ऑर्बिटल दिया हुआ है, लेकिन हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से कंसेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का, क्वांटम नंबर। ये पहले आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझोगे। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर नंबर है, इसका डेफिनेशन आता है, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर, ये 4 नंबर का सेट है, विच डिस्क्राइब द पोजिशन, ओरिएंटेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को, उसके ओरिएंटेशन को, कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उससे हम लोग 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर का बहुत अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे आप गाड़ी में देखते होंगे कि नंबर होता है, तो आप में से कई लोग जो है वो गाड़ी के नंबर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ का गाड़ी है। जैसे अगर आप बिहार के किसी नंबर प्लेट देखोगे किसी गाड़ी का और उसमें बिहार लिखा हुआ है, तो तुरंत आप पकड़ लेते हैं कि वो बिहार का है। यूपी लिखा हुआ है यानी कि उत्तर प्रदेश का वो गाड़ी है, एमपी का गाड़ी है वो। तो उसी तरह से आपके मोबाइल नंबर भी लोकेशन के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पिन कोड आपका एड्रेस बताता है। उसी तरह से 4 सेट ऑफ नंबर जो एटम में इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस के बारे में बताता है, उनके एनर्जी के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, उन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स का क्वांटम नंबर होता है। फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल का स्पेलिंग ध्यान दोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PAL है। कई लोग इसको PL ही कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में होता है कि PAL तो स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल, यहाँ वही है। उस प्रिंसिपल जो आपके स्कूल में है वो सर हेड होते हैं, मेन होते हैं। तो उसी तरह से ये क्वांटम नंबर भी मेन है, इसलिए PL ही नहीं लिखना है, PAL लिखना है। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद सेकंड आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, इससे क्या पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज द टाइप ऑफ क्वांटम नंबर which describe the position of electron in an atom. It give the information about cell or orbit in an atom. यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के किस सेल या किस ऑर्बिट में एग्जैक्टली प्रेजेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है, इनफाइनाइट तक ये चला जाता है। यानी कि अगर n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 2 है, तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम के सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय k l m n, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एक जगह पर टर्म आया था, आप में से एक स्टूडेंट जो मैसेज भी किया था कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, वो यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरूरत पड़ता है।
With the help of principal quantum number, we can identify the maximum number of electron in an orbit. और इसके लिए फॉर्मूला है 2n², और जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ n के को रिप्रेजेंट करते हैं, n का वैल्यू, और इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर सेल और ऑर्बिट है, सेल और ऑर्बिट, और उस पार्टिकुलर सेल और ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है वो अगर लिख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनका फार्मूला हो जाएगा 2n²। अब यहां पर अगर n का वैल्यू 1 हो तो इसे हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला देखो 2n², तो यहां हो जाएगा 2 × 1²। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 × 1 इट मींस 2। अगर सेकेंड ऑर्बिट में पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 2 × 2² 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 2 4 जा 8। अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना हो तो थर्ड ऑर्बिट को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 2 × 3²। देख रहे हो n का वैल्यू 1, तो चूंकि फार्मूला में n² है तो 1², n का वैल्यू 2 2², n का वैल्यू 3 तो 3², तो 3² 9, यानी 2 × 9 18। हम समझते हैं कि बाकी का पार्ट आप समझ गए कि आगे किस तरीके से बढ़ता जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी एटम के फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 2n², यानी 2 × 5², इट मींस 2 × 25, यानी वैल्यू कितना आ गया 50, यानी कि उस ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली, ये आपको कॉपी में भी नोट करना है, पीडीएफ में भी इंडिकेट किए हैं, वहां पर आप इसे नोट करोगे। अब थोड़ा सा एटम के केस में डायग्राम बना करके समझाते हैं आपको कि इसका मतलब क्या निकलता है। मान लीजिए एटम का सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ है जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, इसे हम लोग सेल भी करते हैं। ये ऑर्बिट ऑफ सेल हो गया। आप देख रहे हो कि यहां ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसे हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटा है। ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थर्ड ऑर्बिट है, इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्थ ऑर्बिट है, इसे N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से फिर OPQ आएगा। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, इसे यहां पर इसके नीचे में लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, यानी कि किसी ऑर्बिट में। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सेट है। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अभी क्या पढ़े हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द टाइप ऑफ क्वांटम नंबर which give the information about cell or orbit. With the help of principal quantum number, we can determine the maximum number of electron that can be present in an orbit. यानी कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन 2n²। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो। यहां तक आप नोट करोगे, ये डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। जब आप नोट करोगे तो यहां पर ये पार्ट। अब हम लोग सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, सेकंड क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल और सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ n के हर एक वैल्यू के लिए इट्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1, यानी कि n के हर एक वैल्यू के लिए इस l का वैल्यू 0 टू n-1 तक जाता है। आगे सब ये क्लियर होगा 0 टू n-1 क्या है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे बताता है। जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए डिजिग्नेशन हम लोग k l m n लिखे थे, उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए भी डिजिग्नेशन होता है, यानी कि जो सबसेल हम लोग लिखते हैं उनका डिजिग्नेशन क्या होगा, वो अगर 0 है तो इसे हम लोग s कहते हैं, अगर 1 है तो ये p होगा, अगर 2 है तो ये d होगा, 3 है तो ये f होगा, उसी तरह से अगर 4 रहा तो ये g होगा, यानी s p d f g इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग जो कन्फिगरेशन लिखते हैं वो f तक पहुंचता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट वुड बी द डिजिग्नेशन, व्हाट वुड बी द सिंबल ऑफ सबसेल इफ द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 4, देन इट वुड बी g। इसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से हर एक सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसे निकालने के लिए रिलेशन था 2n², उसी तरह से किसी सबसेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए भी एक फार्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। सबसेल सेल के अंदर का पार्ट, जैसे क्लास के अंदर में सेक्शन होता है और इनका ये रिलेशन है 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। अब जैसे देखो, अगर l का वैल्यू यहां लेते हैं, इस जगह पर इसके लिए कौन सा सबसेल होगा वो लिखेंगे, और इस वाले पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका फार्मूला है 2 × 2l+1। अब अगर l का वैल्यू 0 लेते हैं तो इनके लिए सबसेल हो गया s। अब यहां देखो l का वैल्यू कितना है 0, तो इस फार्मूले पर l की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 × 0+1 ये वैल्यू हो जाएगा, ये 0 हुआ तो 1 × 2 करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। अगर l का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो ये p को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला है 2 × 2l+1, फिर आ जाएगा 2 × 1+1। ध्यान से देखना, 2 × 1 2 + 1 3, 3 2 जा 6, यानी कि p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरह से अगर सेकंड का निकालना हो यानी कि d का, तो यहां फार्मूला हो जाएगा 2 × 2+1। ध्यान से जोड़ो, 2 2 जा 4 and 1 5, 5 2 जा 10, यानी d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इनका वैल्यू 3 है तो इसे f से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 3+1 इज इक्वल टू, जोड़ो 3 2 जा 6 and 1 7, 7 2 जा 14। तो हम समझते हैं कि किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फार्मूला था 2n²। किसी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फार्मूला हो गया 2 × 2l+1। s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन आए। अब जिस तरीके से एटम के लिए हम लोग डायग्राम बनाए थे और फिर वहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखे सेल के बारे में, उसी तरीके से अब यहां पर हम लोग सबसेल के बारे में देखेंगे। ये टेबल इंफॉर्मेशन तो हम कॉपी में, ये पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन ये डायग्राम जो है वो आप अपनी कॉपी में बनाओगे और केयरफुली बनाओगे। और फिर से बोल रहे हैं इसका रिप्लिकेशन भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद में फिर यहाँ वापस आएंगे। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया था आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में फिर आएंगे, तो फिर बताया आपको वहां पर
उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद में फिर आएंगे और फिर इन सारे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। पहले अभी यहां पर एटम का ये सिंपल पार्ट है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट सेल भी कह सकते हैं इसको। ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। उसी तरीके से फिर फोर्थ सेल भी होगा। यहां की तरफ में आगे बढ़ेंगे, फिर फिफ्थ सेल भी होगा। फर्स्ट सेल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड सेल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड सेल को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्थ सेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है और फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4। अब हम लोग पढ़े कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ l रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1, यानी अगर n का वैल्यू 1 हो तो l का वैल्यू हो जाएगा 0 टू n-1, यानी 1-1, ये वैल्यू 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। यानी ये बताता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा s। वहीं अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं, ये हो जाएगा 0 टू n-1, यानी 2-1, तो यहां ये वैल्यू हो जाएगा 0 टू 1, यानी एक 0 और दूसरा 1। तो 0 का मतलब s और 1 का मतलब p। यानी कि अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 टू 2-1, n-1, यानी एक 0 और दूसरा 1। तो सेकेंड सेल में एक s आ जाएगा और दूसरा p आ जाएगा। यानी सेकेंड सेल में 2 सबसेल होता है, एक s और दूसरा p। यहां फिर उसी तरह से अगर n का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, अगर n का वैल्यू 3 लेकर चलते हैं, ध्यान से समझिए इसको, पहले ही वाले पार्ट में ऐसे ही सरेंडर नहीं करना है। n का वैल्यू अगर 3 है तो l का फार्मूला होता है 0 टू n-1। तो 0 टू n की जगह पर वैल्यू कितना रखना है? 3। तो 3-1, इट मींस 0 टू 3-1 2। तो 0 टू 2 यानी 0 1 और 2। 0 का मतलब हो गया s, 1 का मतलब हो गया p और 2 का मतलब हो गया d। यानी ये इंडिकेट करता है कि इस थर्ड सेल में 3 सब सेल होगा, एक s, दूसरा p और तीसरा d। इसी तरह से 4 का निकालोगे तो 0 टू 4-1, तो 4-1 कितना हो गया? 3। तो यहां 4 हो जाएगा कि 0 1 2 3, यानी कि इस फोर्थ वाले में अगर यहां बनाए हम लोग तो एक s p d और f, s p d और f। अब यहां ध्यान से देखो, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही है s, सेकेंड सेल में 2 है, एक s और p, थर्ड सेल में 3 है, s p d, फोर्थ सेल में 4 है, s p d f। उसी तरह से फिर 5 में आ जाएगा s p d f g। अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से भी पता चलेगा। अभी आपको बताया था क्या कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। s p d f। वही देखो यहां पर s में यहां सिर्फ s है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में s भी है और p भी है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जोड़ो तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। इसलिए सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, जोड़ो तो टोटल कितना होगा? 18 के बराबर।
तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि 32 कैसे होगा, 2, 6, 10 एंड 14 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 32 हो जाएगा। तो ये सेल के अंदर में आ गया आपका सबसेल। अब सवाल उठता है कि यहां भी एस है, यहां भी एस है और यहां भी एस है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किस एस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल आसान है। आप 6 में पढ़ते हैं, वहां भी सेक्शन ए है। 9 है आपके स्कूल में, वहां भी सेक्शन ए है। तो 6 के सेक्शन ए को 6A कहा जाता है, 9th के ए सेक्शन को 9th ए कहा जाता है। उसी तरह से ये एस फर्स्ट सेल का है तो इसको 1S कहा जाएगा, ये एस सेकंड सेल का है तो इसको 2S, और ये P भी चूंकि सेकंड सेल का है इसलिए इसको 2P कहा जाएगा। तो ये हो गया 1S, ये हुआ 2S, 2P, इन्हें कहा जाएगा 3S। क्यों 3S? क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट का पार्ट है, थर्ड सेल का पार्ट है। ये हो गया 3P, यहाँ 3D। उसी तरह से जरा सोचो तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर इसे हम कहें तो ये P है, लेकिन किस सेल का है? फोर्थ सेल का है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा 4P। ये हो गया 4S, इन्हें कहा जाएगा 4D, इन्हें कहा जाएगा 4F। यानी अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2P और कहीं लिखा हुआ है 3P, तो इसका क्या मतलब निकला? 2P का मतलब हुआ इट इज द P सबसेल ऑफ सेकंड सेल, 3P का मतलब हुआ इट इज द P सबसेल ऑफ थर्ड सेल, ये थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और देखो, फर्स्ट सेल में सिर्फ S है, यानी कि अगर कहीं पर 1P लिखा गया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ एक ही आता है S। उसी तरह से सेकंड सेल में सिर्फ S और P आता है, यानी कि 2S और 2P होगा, 2D नहीं होगा। आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा इस तरीके से। थर्ड में सिर्फ S, P और D होता है, F नहीं होता है। अगर आप 3F लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो इस डायग्राम को भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे इसी तरीके से। डायग्राम आपको बनाना होगा, जहां पर PDF में लिखा होगा डायग्राम, वो लास्ट वाले पोर्शन में आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर पर आएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वहां कहता है आपसे कि कोई एक सबसेल दिया हुआ है और उसमें कहता है कि इसके N और L का वैल्यू कितना होगा। जैसे अगर कहीं पर दिया हुआ है 3P और आपसे पूछा जा रहा है कि इस 3P के लिए N और L का वैल्यू कितना होगा। आप ध्यान देना, आगे का ये जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी N को बताता है, और यहाँ का ये जो वैल्यू होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L का वैल्यू बताता है। आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, तो इनके लिए S, यहां P, यहां D, F और इस जगह पर G यूज करते हैं। तो यहां 3P के लिए अगर आपसे N और L पूछा जा रहा है तो यहां इसके लिए N का वैल्यू हो जाएगा 3, आगे का नंबर, और L का वैल्यू चूंकि ये P है तो देखो तो P के लिए L का वैल्यू कितना है 1, तो यहां 1 लिखिए। अगर कहीं पर दिया हुआ है 4S और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके N और L का वैल्यू बताइए, अब देखिए N का वैल्यू कितना हो गया 4 और S है तो S के लिए L का वैल्यू कितना होता है 0, L का वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। यानी कि एक तरीके का ये क्वेश्चन जहां आपसे अगर पूछा जाए कि इस सबसेल के लिए N और L का वैल्यू कौन सा होगा तो आप N और L का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कहीं दिया हुआ है 3D, देखो यहाँ N का वैल्यू कितना हो गया, आगे का ये पार्ट 3, L का वैल्यू D है तो देखो D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ पर ये तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनता है जहां किसी सबसेल का डिजिग्नेशन दिया हुआ है, 4S दिया हुआ है, 3D दिया हुआ है और वहां से आपको N और L पता करने के लिए कहा जाता है। दूसरा इसी का रिवर्स हो सकता है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि आपको N और L का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि इसके लिए सबसेल का वैल्यू निकालो। जैसे अगर N का वैल्यू 6 है और L का वैल्यू 2 है, आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए सबसेल लिखो, तो आगे में जो वैल्यू है वो 6 लिख दी, L का वैल्यू 2,
तो देखो, तो अगर L का वैल्यू 2 है तो इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं, D। तो यहां पर पार्ट लिखते हैं हम लोग 6D। उसी तरह से अगर L का वैल्यू कहीं दिया हुआ है 5 और L का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो पहले तो ये 5 है तो यहां 5 लिख दिए। L का वैल्यू 3 है तो 3 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, F को, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5। ये निकल गया। तीसरा क्वेश्चन जो भी आप सोल्व कर सकते हो, कई सबसेल दिया रहेगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं पॉसिबल है। तो आप दो चीज याद रखोगे, n का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और L का वैल्यू 0 to n-1 होता है। मेन ये पार्ट ध्यान रखना है, यानी L का वैल्यू कभी भी n के बराबर या n से बड़ा नहीं होगा, हमेशा n के वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछ दे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि why 2p is not possible, तो आप बताओ, सॉरी 2p तो पॉसिबल होता है, why 2d is not possible। तो देखो, तो 2d के केस में n का वैल्यू कितना हो गया, 2, और ये d है तो d के लिए L का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2। तो यहां रीजन हमको बताना पड़ता है कि द वैल्यू ऑफ L रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, द वैल्यू ऑफ L could not be equal or more than the value of n, यानी कि ना तो ये L का वैल्यू n के बराबर होगा और ना ही उससे बड़ा होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे डायग्राम में भी कि 2d नहीं था, सेकंड सेल में सिर्फ 2s और 2p था। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1f पॉसिबल है या नहीं है, तो फिर उसी तरह से यहाँ n का वैल्यू 1 हो गया और L का वैल्यू चूंकि ये f है, तो f के लिए देखो L का वैल्यू कितना हो गया, 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ ये पॉसिबल नहीं था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ L का वैल्यू n से बड़ा हो गया। वही अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ 7s पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ 7 यानी n का वैल्यू हो गया 7 और L का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि L का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है, यानी कि 7s पॉसिबल है। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में देंगे, आप उसको सोल्व कीजिएगा, यानी यहां से देखिए। अब इसके बाद रह गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, तो अब उसको अगले वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और थोड़ा सा ऑर्बिटल बताएंगे। आप देखोगे उसको कि S का डायग्राम दिया हुआ है तो स्फेरिकल है, P का डंबल दिया हुआ है, D का डबल डंबल दिया हुआ है। तो आप अगर एक बार एनसीईआरटी बुक देख लोगे तो फिर मेरे लिए समझाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, एंड आई होप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कोर्स बनाएंगे। आज यहीं तक।